नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। साहिर लुधियानवी मुझे यूं भी बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि अमृता प्रीतम उन्हें बहुत प्यार करती थी। बहरहाल, साहिर का एक बहुत मशहूर गीत है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। साल 1959 यानी 1959 में आई फिल्म धूल का फूल अगर आज आई होती तो निश्चित ही साहिर लुधियानवी के साथ रफी साहब राष्ट्रवाद की कसौटी पर गुनहगार साबित कर दिए जाते। हो सकता है कि कुछ लोग उनसे इंसानियत के सबूत भी मांगते। खैर, राष्ट्रवाद की लंबी से लंबी बहस के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ प्रेमियों को सलाह दी है कि राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकलता है। वैसे राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में किया गया था। उस वक्त राष्ट्रवाद की परिभाषा समान भाषा, धर्म और क्षेत्र से थी। जैसे जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन घातक हो सकती है, वैसे ही राष्ट्रवाद की अधिकता अति राष्ट्रवाद हो सकती है। तो क्या इस सच को संघ प्रमुख ने स्वीकार करने के बाद नसीहत दी है, या फिर इसके मायने कुछ और हैं? तंज है क्या उनके लहजे में? संघ प्रमुख की इस परिभाषा के इतर एक विश्लेषण और काबिले गौर है कि जो भारतीय हैं वो हिंदू हैं। बीते कुछ दिनों से दो स्पष्ट लकीरें खींचे जाने के प्रयास हो रहे दोनों तरफ से। दोनों यानी इधर बीजेपी उधर कांग्रेस। लकीर के बीच में क्यों फंसा रह गया है आम आदमी, जिसे सियासत से सरोकार उतना नहीं है जितना होना चाहिए? पूछेंगे सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फांसीवाद। राष्ट्रवाद की जिस बुनियाद पर बीजेपी की गाड़ी 2014 से सियासत की पटरी पर दौड़ रही है, उसी राष्ट्रवाद से संघ प्रमुख मोहन भागवत का मोह भंग है। राष्ट्रवाद पर देश भर में चल रही सबसे बड़ी बहस के बीच मोहन भागवत ने संघ प्रेमियों को सलाह दी है कि राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकाला जाता है। इस बयान के एक दिन पहले संघ प्रमुख हिंदुओं के भारतीय होने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। और एक ही संस्कृति के प्रभाव में हम जी रहे हैं, और इसलिए हम सब एक है, और हमारी एकता का जोड़ने वाला सूत्र ये संस्कृति है, जिसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, लेकिन जिसका ठीक ठीक वर्णन हिंदू शब्द से होता है। मेरे और तेरे राष्ट्रवाद में आगे निकल जाने की होड़ के बीच संघ प्रमुख का ये बयान उन बयानवीरों के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल साबित होगा जिनकी बुनियाद राष्ट्रवाद की नींव पर ही खड़ी है। तो क्या ये राष्ट्रवाद से अति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ चली सोच से किनारे का कोई रास्ता है, या राष्ट्र के नाम नई परिभाषा का कोई आरंभ? वैसे सवाल ये भी कि आखिर कौन किसका राष्ट्रवाद तय करेगा? तो आज ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे हमें राष्ट्रवाद का? मोदी जी, आपका एक नाम तो बता दीजिए, आपकी पार्टी को, आपके संबंध एक का नाम बता दीजिए जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ कभी नहीं रहा। वैसे राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में ही किया गया। उस वक्त राष्ट्रवाद के मायने समान भाषा, धर्म और क्षेत्र से था, लेकिन सियासी नफे नुकसान में राष्ट्रवाद कब अति राष्ट्रवाद हो गया, इसे जानकर भी कई बार अनजान किया गया। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर असली राष्ट्रवाद क्या वाकई फांसीवाद है, या राष्ट्रवाद तो बस राष्ट्रवाद है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। भूपेन जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। रुक कर लेते हैं पहले रजनीश अग्रवाल साहब का ही, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो उनके ही
जो नेता हैं या उनके ही जो एक तरह से बड़े व्यक्ति हैं उनकी पार्टी के, उनके संगठन के, उन पर केंद्रित है। रजनी जी, क्या है असल राष्ट्रवाद? वैसे मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के इत्मीनान के लिए समझाएं। देखिए, मुझे लगता है कि जरूर उनके भाषण का जो मैंने जानकारी जुटाई है या मुझे पता है, रांची में जो उनका भाषण था जी। और उन्होंने कहा कि एक सज्जन मुझे मिले और वो बोले, हाँ। उनका वो संस्मरण हाँ, विदेश के संदर्भ में कह रहे थे सर, मैं खुद भी कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल, उनका संस्मरण सुना रहे थे। अब हम काट के खबरें चलाते नहीं सर, काट के बाइट में यूज करते, मैं कह रहा हूँ विदेश के संदर्भ में। प्रवीण जी, ये अंश है राष्ट्रवाद की नई परिभाषा या राष्ट्रवाद का उपयोग करने की सलाह सरसंघ चालक जी ने नहीं दी है। मैंने कहा भी कि तंज में कहा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी तौर पर कहा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस वामपंथ के प्रभाव में आजकल राष्ट्रवाद मतलब नाजीवाद, राष्ट्रवाद मतलब हिटलरशाही, ये बोलना शुरू कर दी है, जबकि वही वामपंथी घनघोर क्रूरता के साथ में अपने विचार थोपने का काम करते हैं। सर, एक बात पर एक अवसर आप दे दीजिए सर। मुझे पूछने का सवाल वो ये कि यदि मान लीजिए दिग्विजय सिंह आपके खिलाफ खुल के अगर कुछ बोलते हैं आपके खिलाफ, संघ के खिलाफ भी, तब आप कह लेते हो कि जब कसाब आया था तो हैंडलर थे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह आईएसआई के हैंडलर हैं, ये सूचना तो आपके जरिए मतलब जो आपके खिलाफ जाए वो राष्ट्रवादी नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं इस बात का समर्थक, हम भारतीय जनता पार्टी इस बात की समर्थक नहीं है। दो प्रवक्ताओं के खिलाफ केस कर रहे हैं वो आपकी पार्टी के। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना, वो मामला सबके सामने है। लेकिन अभी जो बात स्पष्ट है, जो आप विचारधारा की लिख के बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर देती रही है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर तो 90s में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि भारतीयों की जीवन शैली ही हिंदुत्व है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, संस्कृति हम लोगों को एक रखती है, और हमारा तो शुद्ध हिंदी में अगर भाषा कही जाए उसका मतलब केवल दो शब्द नहीं है, भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जैसे कि एक चित्ती, एक चेतना जो हम सबको एक जोड़कर रखी है पूरे देश को, चाहे वो हिमालय के उसमें रहने वाले लोग हों और चाहे कन्याकुमारी के किनारे रहने वाले लोग हों, तो वो एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि व्यापक संदर्भ में इसमें तो व्याख्या नहीं हो सकता, लेकिन सब जानते हैं, बहुत वक्त है, बिल्कुल सब जानते हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। ये विचारधारा हमारी तब की है जब हम जनसंघ के तौर पर जन्मे थे, और भाजपा के रूप में भी आज हैं, तो इस विचारधारा के प्रति हम अडिग हैं, अटल हैं। यह इसमें कहीं कोई मत नहीं। गुप्ता साहब, जो काबिले गौर बात से हमने शुरुआत की थी कि जो भारतीय है वो हिंदू है, संघ प्रमुख जी का कहना है, और दूसरा यह है कि राष्ट्रवाद वाले मसले को लेकर आपकी नजर में राष्ट्रवाद क्या है सर? देखिए, ये जब आप कालांतर में जाएंगे और आज़ादी के आंदोलन की समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो संघ की समझ है ये लगभग जो है अपने समय से 50 साल पीछे चलती है। अच्छा, पीछे चल रही है। हाँ। और इन्हें जब भी कोई भी चेतना या कोई समझ आई है तो समय के 50 साल बाद आई है। अच्छा। इन्होंने 1980 में इन्होंने गांधी को स्वीकारा, गांधी को गाली देते 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 थक गए, तब इन्होंने 80 में गांधी, यानी 1960 के दशक में जी रहे हैं अभी संघी जो जितने लोग ये इन्होंने गांधीवादी समाजवाद को स्वीकारा, उनको छापा अपने प्रमुख पृष्ठ पर। इसके बाद भोपाल कन्वेंशन में आके इनको लगा कि कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, तो भोपाल में खारिज कर दिया, बम्बई में फिर स्वीकार कर लिया। ये इनकी फिलॉसफी है। जब हम कहते थे 1975 से कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो ये नारा लेकर आए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब हमने कहा कि राष्ट्रीयतावाद जो है देश की जो है प्रमुख जरूरत है और भारतीयता में ही राष्ट्रीयता है, तब ये जो है ये हिंदुत्व की नई फिलॉसफी लेके खड़े हो गए। ये जो और तो अब ये कह रहे हैं ना जो भारतीय वो हिंदू है, कह रहे हैं। सुनिए, तो ये समय से कितने बात कह रहे हैं ये समय से कितने बात, मेरी बात मुझे कहने दीजिए, बीच में मैं समय दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल पर्याप्त सबको समझ में बैठा है इसलिए हो जी। लेकिन अभी जाऊंगा दिनेश जी की बात, भूपेंद्र जी की बात पूरी होने के बाद। हाँ, ये लंदन में कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यही भागवत जी कहते हैं। भारत में आके कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, फिर कहते हैं कि सभी भारत में पैदा होने वाले लोग हिंदू हैं, फिर कहते हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, इनका जो कैरेक्टर है, जो बेसिक डीएनए है, वो ये है कि खुद कंफ्यूजन फैलाओ और सोसाइटी को कंफ्यूज रखो।
एक जो है किसी टारगेटेड विचार तक, टारगेटेड सत्य तक, टारगेटेड तथ्य तक समाज को पहुंचने मत दो। जितना समाज कंफ्यूज उससे इनके रहेगा। क्या फायदा है, सर? प्रवीण जी मैं उत्तर सुनिए जरूर मेरी दूंगा। बात। जरूर लूंगा, मैं पक्का लूंगा पहले, लेकिन दिनेश जी को पहले लूंगा। वो क्या है कि नहीं तीसरे तो मैं में 30 सेकंड में ज्यादा नहीं लूंगा, दिनेश जी भी नाराज नहीं होंगे अगर पहले एक समय बार दे दे भूपेन तो। जी, इससे इनका फायदा क्या दिखता है आपको? फिर नहीं, ये झूठ बोल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अपने नजरिए से कंफ्यूजन, कंफ्यूज ये हैं, सुनिए तो कंफ्यूज अभी- ये हैं। अभी बोलना खूब मजे से, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? मजे से बोलना, परेशान ही हो गए आप। ठीक है। ये जो इनकी जो राजनीति की जो थ्योरी है वो है ट्रिपल सी, कंफ्यूज, कन्फ्लिक्ट एंड कनकर। ये पहले जो है कोशिश करते हैं कि आदमी को पुचकारें, नहीं समझ में आता है तो उसको कंफ्यूज करो, कंफ्यूज नहीं अगर वो होता है तो ये उसके साथ कन्फ्रंट करते हैं, लठ लेके खड़े हो जाते हैं उसके सामने। उसकी भी जैसे हरिशंकर परसाई की ने धुनाई की थी, ऐसे ये भी काम करते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं फिर तीसरी स्टेज। ठीक है, ये छोटा जवाब फिर देखिए, पहला दिनेश जी का रुख करें। पहली हाँ। बात यह है कि आजादी के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे। आजादी के आंदोलन में श्री अरविंद से लेकर 1900 की शुरुआत की बात कर रहा हूं, लाल बाल पाल की बात कर रहा हूं, लोकमान्य तिलक की बात कर रहा हूं, मैं तमाम प्रकार से, और उन सब कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, इन्होंने दादा भाई नौरोजी को स्वीकार किया। इन्होंने जो जिस विचारधारा पर चले वो आज तो विचारधारा कांग्रेस की खुद की अपनी नहीं बची। वामपंथ से सरोवर शरीर सर, अब बुद्धि, तीसरे आत्मा, मेहमान, अब सारी तीसरे मेहमान वामपंथ की है। रजनीश वक्त दूंगा मैं आपको पर्याप्त। तीसरे इसलिए- मेहमान की और उपस्थिति हिंदुत्व, महसूस मैंने नहीं किया कहा दिनेश सुप्रीम गुप्ता। कोर्ट ने 90 सर दिनेश सुप्रीम कोर्ट गुप्ता ने परिभाषित सर किया है। दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, ये आपकी नजर में राष्ट्रवाद क्या है, नंबर एक? और नंबर दो, जो आज कमलनाथ जी ने उसका जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बहुत राष्ट्रवादी हो तो आप एक शहीद का नाम गिना दीजिए। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो सब अपने अपने राष्ट्रवाद की व्याख्या करते नजर आएंगे, लेकिन आप आम भारतीयों को देखेंगे कि उस राष्ट्रवाद से उसको मिल क्या रहा है। आप पिछले जो है एक दशक की राजनीति देखिए, खासकर अब यदि अपन पिछले 5-6 साल जब से ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रद्रोह जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं, तब से राष्ट्रवाद को लेकर एक हम जो बहस सुनी रहे हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं लोग गढ़ रहे हैं, और मतलब हर चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि एक राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और जिस बात को, जिस संस्मरण को या जिस संदर्भ में मोहन भागवत जी ने जो बात कही, जिस संवाद पर वो बात कही, देखिए इन पर जो आरोप तो यही लगता है ना कि ये फांसीवादी हैं। लगातार जो कांग्रेस, अच्छा, एक हिटलर शब्द आप बोल सकेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। भूपेन जी की भी कुछ मजबूरियां हैं राजनीतिक, और रजनीश जी की। अगर आपको याद हो, मतलब न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा था दिग्विजय सिंह जी ने, मुझे याद है कि मैंने लोकसभा चुनाव के वक्त उनका एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जो अंदाज है इनका, ये हिटलर की तरह है। ज़्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह ही करते रहे। आज उन्होंने हिटलर जो कोट किया, उसके मीनिंग क्या है? देखिए जो हिटलर उन्होंने जिस संदर्भ में, मुझे जो लगता है कि उन्होंने तंज है उनका। हाँ, तंज तो है, बेशक तंज उनका है, मैं भी तंज कह रहा है, हूं तंज है। क्योंकि अपने राष्ट्रवाद को इस तरह से उसके सामने एक सवालिया निशान मेरे ख्याल से संघ प्रमुख नहीं लगाएंगे। वो इसके आगे जो संदेश देना चाहते हैं वो यही कि राष्ट्रवाद, उनका जो राष्ट्रवाद है, जिस हिंदू पद्धति की, जिस संस्कृति की वो बात करते हैं, जिस भारतीयता की बात करते हैं, वो अलग संदर्भ में है। और जो हिटलर से तुलना होती है या नाजीवाद से तुलना होती है या फांसीवाद का बार बार जिक्र आता है, तो उसके संदर्भ में जब राष्ट्रवाद, वो लगता है कि उनको कि इस पर जो है अब लोगों के मन से कहीं ये खिसकता जा रहा है। आम जन में आप देखोगे कि ये सवाल उठ रहा है कि मैं कैसे राष्ट्रद्रोही हो गया। हर मतलब छोटी छोटी अलग अलग राज्यों में जब हम ये घटनाएं देखते हैं कि किसी को फेसबुक पे कोई पोस्ट डली है तो उसको आपने उसके FIR दर्ज कर दी, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया। बहुत सारी जो घटनाएं हम देख रहे हैं बयान ही दे दिए, भले मुकदमा नहीं चले, बयान तो दे देते। जो हमारे देश की जो संस्कृति है या जो जिस तरह का चरित्र है इस देश का, जो बोलने की स्वतंत्रता है, जब हम उस पर कोई आक्रमण करते हैं तो ये मानते हैं कि साहब ये तो हिटलर का तरीका है। मतलब आप बोल भी नहीं सकते, टेंटुआ दबाना कहते हैं जैसे बुंदेलखंडी में, कि ये तो टेंटुआ दबा देते हैं, मतलब जो है कि तब वो जो है हिटलर का संदर्भ आता है। तो जब इस तरह की सोच होती है तो फिर लोग हिटलर को याद करते हैं।
रजनी जी, ये असहमत होने की आजादी देंगे किसी को कि नहीं, कि वो असहमत हो तो हो? ये दिखता भी है कि अगर कोई असहमति के एक लाइन उधर चला जाता है, जितना असहमति और असहमति के होते हुए गाली गलौच शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गाली गलौच कौन देता है सर? संघ के बारे में पिछले 3 महीने में इसी मध्य प्रदेश की धरती पर आपत्तिजनक नारे राजधानी में लगे, एक पर किसी पर एफआईआर तक हुई हो तो जरूर उल्लेख करिएगा। बताइए सर। जबलपुर में, इंदौर में संघ के बारे में, और जिस प्रकार के अपशब्द हैं आपका चैनल दिखा देगा तो मैं मानूंगा कि चैनल ने दिखा दी। आपको बीप लगाना पड़ेगा, बीप लगाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं आप पे कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा हूं, बीप लगाने का, क्योंकि इस प्रकार के नारे कांग्रेस को सुहाते। हमसे असहमति की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कौन सी प्रकार की गाली नहीं दी गई, लेकिन उनको स्वीकार करने वाले ये लोग रहे। मुझे लगता है दूसरी बात आजादी के आंदोलन की 1941 और 42 के जो दस्तावेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, गोपनीय रिपोर्ट्स अंग्रेजों की, उनको पढ़ लो साहब। आपने बनवाया था राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में, सर मैं तमाम दस्तावेज हैं। अनाम रहकर अगर सैकड़ों स्वयंसेवकों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आपको लगता है कि नाम बताओ, खानदान है कि लड़ाई नेहरू खानदान ने, बाकी तो इनको सब क्रांतिकारी भी आतंकवादी नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम भी उल्लेख करना नहीं समझते थे, भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाते रहे एनसीईआरटी की किताबों में, कितना उल्लेख करें। अरे जब कमलनाथ जी कह रहे हैं फिर पूछ लूंगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कमलनाथ जी को 1941 और 42 के राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेज पढ़ ले, पता कर लें कितने भूपेन जी कुछ कहना चाह रहा है। भूपेन जी कुछ कहना चाह रहा है। काला पानी की सजा सावरकर भूपेन जी बताइए भाई। मैडम से प्यार की पढ़ाने के लिए काला पानी की सजा भोगने नहीं गए थे वीर सावरकर। ये बोलने दीजिए, बोल लिया आपने। हाँ बोलिए। इनने जितने सवाल उठाए मैं एक एक सवाल का जवाब दूं। ठीक है। इनकी पिछली सरकार राजस्थान में पढ़ा रही थी कि जो है ये लोकमान्य तिलक आतंकवादी विचारधारा के पोषक थे, इनने पढ़ाया ये। अभी किताबें भी मैं आपको दे दूंगा, आपको चाहिए। और भगत सिंह की जिनकी ये कल्पनाएं करके यहाँ पर जो है ये झूठ और पाखंड, सुनिए बात करिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में। जिनका ये पाखंड फैलाते हैं, ये जवाब देंगे उनके खिलाफ गवाही देने वाले लोग किन से जुड़े हुए लोग थे। ये जो है कि ये खबर देने वाले तिवारी जी कौन थे कि जो है भगत चंद्रशेखर आजाद कहाँ छुपा हुआ। मुखबिरी तुम करते रहो जीवन भर, और जोर जोर से चिल्लाने से सोचते हो कांग्रेस जो है देशद्रोही सिद्ध कर दोगे तुम। ये जो है ये संभव नहीं है। आपका इतिहास लोगों ने अपनी आंख से देखा है, और इसीलिए आप जो है उस इतिहास तक कब तक आपका मुंह नहीं खुल पाया, जब तक वो पीढ़ी जिंदा थी। आज आप मेरी बात मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उल्लेख कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, और वो ये भगत सिंह बोलने दीजिए के मामले में भी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बात एक बार पूरी है सर, बात तो पूरी है। क्या किस लाइन पे ले जा रहे हैं भूपेन जी, समझ तो आए। बहुत उत्तेजित मत होइए। नहीं उत्तेजित, आप आरोप लगा रहे हैं, हम बिल्कुल आनंद भवन तक जाएगी बहस, आप चिंता मत करिए, आनंद भवन तक जाएगी। तिवारी कहां से निकला था, कहां गया था, मत हो तो ले जाइए। हम तो ले जा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। हम भगत सिंह की फांसी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जानती है भगत सिंह की फांसी के बारे में, उनकी गवाहों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो उल्लू बनाने की कोशिश मत करिए आप। अरे आपके गवाह कौन थे? मैडम माउंटबेटन से सींगे लड़ाने के मामले में सावरकर को काला पानी की सजा नहीं हुई। सर एक बार तीसरे मेहमान को शामिल कर लेते हैं सर, दोनों भूपेन जी और रजनी जी तीसरे मेहमान शामिल कर लेते हैं। की फांसी की सजा ठीक है, गवाह कौन थे उनका ठीक जवाब है। दीजिए। ये इधर उधर मत घुसिए, इधर उधर की ना बात कर, काफिला कहां लुटाए जवाब दो। एक मिनट, तीसरे मेहमान सर, तीसरे मेहमान ये जो आजादी जो आजादी के आंदोलन की चर्चा करते हैं आप, 41, 42 पूरे सारे कागज निकाल के सार्वजनिक कर दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत। ठीक है भाई, ठीक है सर। तीसरे मेहमान सरकार में तीसरे मेहमान हमारी मौजूद है, माफ कीजिए, उनकी उपस्थिति महसूस करना जरूरी है। अरे भूपेन जी, रजनी जी, मौका दीजिए प्लीज, मौका दीजिए सर। सर तीसरे मेहमान को मौका दीजिए, सर तीसरे मेहमान को मौका दीजिए, माफ कीजिए, ये गलत है, ये गलत है सर। लाखों सेनानी अरे ठीक है सर, 1857 इतिहास की गर्द कब तक झाड़ेंगे हम। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी को शामिल करूंगा मैं, माफ कीजिए सर। दिनेश गुप्ता जी को शामिल करता हूँ। भूपेन जी।
जो अरे इस भूपेंद्र विचार को रजनी जी, जीता है वो संघी है, ओफो। जो इस विचार को ठीक जीता है। है वो संघी है। हाँ, ठीक है। 1957 में कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ हाँ थी ठीक है, 1957 ठीक है सर, तीसरे मेहमान को शामिल करूंगा मैं। माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को शामिल करूंगा। ये कहाँ लगे हो आप? जीने वाला संघी है, स्वयं सेवक के भारत अरे की मैं यात्रा किसी है। नतीजे तक ले जाना चाहता हूं सर बहस को। केवल तीसरे मेहमान को शामिल करूंगा। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अरे राहुल भूपेन जी, रजनी जी, माफ कीजिए सर, तीसरे मेहमान आप लोग दोनों बड़े भद्र मेहमान है। तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस करूंगा। दिनेश गुप्ता साहब मौजूद है। ये विषय दिनेश गुप्ता साहब मौजूद है। ये विषय बिजली, पानी, सड़क, ये वो रोजगार, इससे जूझ रहा है आदमी। ये पेट भर देंगे ये सब चीजें तमाम, जो अतीत की गर्द झाड़ने और इतिहास को खंगालने में आपको लगता है कि लोग खुश होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रवीण जी। आप देखिए कि अतीत में आप कितने अतीत में जाएंगे। आप अतीत में जा रहे हैं तो आप सरकार के अतीत में जा सकते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया था या किस तरह का डेवलपमेंट था। जो बुनियादी चीजें होती हैं उन पर जब आपको बात नहीं करना हो तब राष्ट्रवाद या जो भी आप एक धर्म एजेंडा सेट करते हो, एजेंडा सेट करते हो भाई। आप इसीलिए सेट हुआ है। आप ये प्रवीण जी, लोग जो है बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं ये करें। देखिए कि आज जो है इतने सालों से लगातार, अब कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद और देशभक्ति की चर्चा हो रही है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि जो है हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच कोई संघर्ष कराना चाहते हैं या कोई और राजनीतिक कारण है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने अपनी राजनीति की तो उसका रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि सामने आया, या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा था तो उसका रिएक्शन कांग्रेस ने दिखाया। जो दोनों का ही जो जिस तरह का राजनीति करने का तौर तरीका है वो उसे तो कतई राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता। दोनों जिस तरह से करते हैं, यदि राजनीतिक दोनों यानी इधर बीजेपी उधर कांग्रेस, यदि राजनीतिक दल अपनी प्रतिबद्धता आम आदमी के प्रति छोड़कर इस तरह के मुद्दों पर उठेंगे तो वो राष्ट्रवादी कहां है? सबसे पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनका कमिटमेंट किन चीजों को लेकर है। जिस तरह की उनके जो संवैधानिक दायित्व हैं, उनकी जो भूमिका है वो क्या सही तरह से निभा रहे हैं? उनकी भूमिका यह है कि आप समाज में शांति बनाकर रखें, एकता बनाकर रखें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे जो है आपकी भावनाएं जो है कोई नए रूप में जाएं। क्योंकि आप ये देखिए कि इतने सालों अंग्रेजों ने राज किया, क्या भारतीय संस्कृति बदल गई? मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति बदली। मुगल भी आए, मुगलों ने अपना जो उनको भी करना था उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी भारतीय संस्कृति जिंदा है। और जो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि एक जीवन पद्धति है हिंदू, वो भी कहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको नए सिरे से आप हिंदू को धर्म के रूप में प्रचार। ये आरोप क्यों लगता है रजनी जी की बांटने की सियासत कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जब बांटने की सियासत हमने नहीं करी, जब हम इस देश को गौरव के क्षण उत्पन्न होते हैं ये हम पर आरोप लगाते। आप जो कह रहे थे ना, इसमें विकास कहाँ है, इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ है साहब, जब हमने इस प्रकार की विकास के तमाम आंकड़े और तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स जाहिर की तो वामपंथ की और कांग्रेस के जो वामपंथी कांग्रेसी हैं उनकी तरफ से नहीं साहब, हिटलर के जमाने में भी बहुत विकास हुआ है, क्योंकि मुसोलिनी का उदाहरण नहीं साहब, उनके जमाने में भी बहुत विकास हुआ है। तो इस विकास का क्या मतलब? विकास का मतलब नहीं तो किसका मतलब है साहब? आपका अगर आदमी सुख समृद्धि शांति से रहे, हमने जो अवधारणा दी शरीर मन बुद्धि आत्मा की, शरीर के उसके पेट में भी भोजन हो, उसका मन भी मान सम्मान भूपेन जी जवाब छोटा, बहुत जल्दी से। भारत की सरकार सहित ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं कितना झूठ बोलते हैं। ये इनने अपने बजट में लिखा हुआ है कि हमारे आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। इनका आप जो है अभी वो पढ़ लें, अपना जो इनका सर्वेक्षण छपा है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें एक पूरा चैप्टर है, ऐसा कोई बात नहीं लिखा है, उसमें पूरा एक परमिट नहीं करता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि इधर बीजेपी उधर कांग्रेस, लकीर के बीच में क्यों फंस कर रह गया आम आदमी। एक बहुत ही उम्दा शेर है कि फुटपाथ पर मरा वो कौन था बेचारा, भूखा था 4 दिन से दुनिया से जब सिधारा, वो कुर्ता हटा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसा कतई कोई हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए होगा कि वहां जहां आपके लिए आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं
वो सारी पूरी होती रहे और देशभक्ति भी साथ में जिंदा रहे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।